आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले एहतजाज का डिटेल्ड रोड मैप, जामे लाहे अमल। जी हां, ये 18 नकाती डिटेल्ड रोड मैप जो है वो हमारी रहनुमाई करता है कि मौजूदा हालात में एहतजाज किस तरीके से इफेक्टिवली किया जा सकता है, किस तरीके से अवाम को बाहर निकाला जा सकता है ताकि अवाम को गोलियां भी ना लगें और एहतजाज भी बर्पा हो और एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे फील्ड मार्शल और उनके साथियों के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और इमरान खान साहब को जेल से छुड़वाया जा सके। ये जो 18 नकाती रोड मैप है, ये तरतीब दिया है, क्रिएट किया है इमरान खान साहब की एक बहुत ही बावकार, बाएतमाद और मुखलिस मोतमदे खास ने। एक ऐसी शख्सियत जिनकी राय को बहुत एहतराम करते हैं इमरान खान। आप सब उनको नहीं जानते, ना वो सियासी हैं, ना वो इस तरह की शख्सियत हैं जिनका आपने पहले नाम सुन रखा है। इमरान खान साहब के जाती रिलेशनशिप में से हैं, मीन जाती दोस्तों में से एक हैं वो, और इमरान खान उन पर बहुत एतमाद करते हैं। उन्होंने ये 18 पॉइंट्स का जो रोड मैप है या एक जामे लाहे अमल है, ये बनाकर मुझे कोई आज से 5 से 6 महीने पहले दिया। मुझे उन्होंने कहा कि खान साहब से मेरी जाहिर है बजरिया वकला उनकी खान साहब से बात हो चुकी थी। खान साहब ने उन्हें कहा था कि जब ये प्लान बन जाए तो आप शहबाज से शेयर कर दें, और उन्हीं को बताया था कि शहबाज की जिम्मेदारी होगी कि वो इसे पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी में प्रेजेंट करेगा। जब उन्होंने ये मुझे प्लान दिया, मैंने अपने तौर पर फिर दोबारा खान साहब से कंफर्म किया। जाहिर है, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे पता है वो खान साहब के बहुत ही बाएतमाद साथी हैं, बहुत ही पुरखलूस उनकी खान साहब के साथ शराकत रही है, और आज के दिन तक उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में खान साहब को अपनी पीठ नहीं दिखाई। और खान साहब ने भी हमेशा उनकी राय का भी एहतराम किया और उनका भी बहुत एहतराम किया है। इसलिए इस रिश्ते को जानते बूझते भी, फिर भी सेंसिटिविटीज को समझते हुए, मैंने भी अपने चैनल से खान साहब से पूछा कि ये मेरे पास एक प्लान पहुंचा है, तो इसको क्या मुझे इजाजत है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप इसे पॉलिटिकल कमेटी में भी प्रेजेंट कीजिए और कोर कमेटी में भी। उनकी उस डायरेक्शन पर मैंने आज से 4 या 5 महीने पहले, जिस वक्त आया था उसके 15-20 दिन के बाद, इसको पॉलिटिकल कमेटी में भी और कोर कमेटी में भी प्रेजेंट किया। ना सिर्फ इस डिटेल्ड प्लान को प्रेजेंट किया, बल्कि इस प्लान की एक समरी बनाकर 18 नकात की वो भी प्रेजेंट किया। फिर मैंने एक और बार और फिर एक और बार, तकरीबन 3 बार मैंने इसे कोर कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी प्रेजेंट किया, ताकि तमाम दोस्त, ऐसा कोई रह ना जाए जिसने इसको ना पढ़ा हो, ना सुना हो। मैंने इसका उर्दू में प्लान भी शेयर किया, इसका अंग्रेजी में प्लान भी शेयर किया, और इनकी समरी भी, इनका खुलासा भी शेयर किया, ताकि अगर किसी ने वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ना पढ़ने हो जो 40-50 पेजेस हैं, तो फिर कम से कम 1-2 पेजेस पढ़ लें, जिससे समरी मिल जाए कि ये 18 नकात हैं क्या। एक एक करके आपके सामने रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 से 3 दफा मैं अपनी तमाम जो साथी लीडरशिप है, कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में, उनसे ये शेयर कर चुका हूं। आप जरा एक एक करके आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये प्लान क्या है। इसमें से जो चीजें आप लोग पिक कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी जरूर कीजिए। पहला इसमें पॉइंट यह है कि इकोनॉमिक बायकॉट कीजिए। जी हां, ऐसे तमाम लोग जो इस रजीम का हिस्सा है, इसमें दोनों साइड्स हैं आपके सामने। आपको पता है कि इसमें हमारे जनरल साहबान भी हैं और इसमें शुगर मिलों के मालकान भी हैं। तो आपने इकोनॉमिक बायकॉट करना है, जिसके अंदर बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स, उनसे रिलेटेड बायकॉट करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये प्लान मेरा बना हुआ नहीं है, ना ही मेरा सजेस्टेड है। मेरी ड्यूटी सिर्फ इसकी ये थी कि मैं इसे पहले कमेटीज के साथ शेयर करूं। अब वही जो शख्सियत है, उन्होंने मुझे कहा है कि अब आप इसे पब्लिक एट लार्ज के साथ भी शेयर कीजिए। तो जो मुझे जिम्मेदारी लगाई गई उसके मुताबिक मैं अब इसे पब्लिक एट लार्ज के सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक जो बायकॉट होना चाहिए, मैं रजीम के अंदर जो जितने भी मोहरे हैं, मैंने दोनों साइडें बता दी। उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो भले कोई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, भले कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बनाते हैं, जो आप खरीदते हैं, कुछ भी है, आप इकोनॉमिक बायकॉट कीजिए ताकि फाइनेंशियली उनको हीट महसूस हो और उन्हें पता चले कि आप लोग नाराज हैं। अगर पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानियों के मकबूल तरीन लीडर को गंदा पानी दिया जाता है वजू के लिए, या पंखा, या जो कुछ उनके साथ सलूक है, बेटों से बात ना करवाने की अब तो खैर हुई, लेकिन पहले जो सलूक किया गया, उनकी बीवी के साथ जो सलूक किया जाता है, तो आप उससे नाराज हैं और आप बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलाएंगे। तो इकोनॉमिक बायकॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सोशल बायकॉट। शादियों में जाना, शादियों में बुलाना, गमियों में जाना, गमियों में बुलाना, सालगिरह हो या कोई और तकरीब हो, उसमें पॉइंट बनाइए कि हुजूर आप हमें अच्छे बड़े लगते हैं, लेकिन आपकी करतूतें अच्छी नहीं है, इसलिए हम ना आएंगे जब तक आप इस चीज को फिक्स नहीं करते, और ना ही हम आपको बुलाएंगे। आप अपने अपने लेवल में, अपनी अपनी कैपेसिटी में, जिस जिसको जानते हैं इस रजीम के अंदर, जिन लोगों की शमूलियत है, या आपको लगता है कि जिसका भी हिस्सा है रजीम में, वो भले कोई जूनियर आदमी है, भले सीनियर आदमी है, जिस जिसका हिस्सा है, उनका सोशल, समाजी बायकॉट कीजिए, ताकि उन्हें पेन महसूस हो किसी तरह की। क्योंकि अभी उनको तो नहीं पता, उनका एसी भी चल रहा है, उनके धंधे भी चल रहे हैं, उनकी नौकरियां भी चल रही हैं, उनको पैसा भी आ रहा है, और इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर जमीन उन्होंने तंग की है, और खुद वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो आपको इनका समाजी बायकॉट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा एक कदम पीछे, आपको कहना पड़ेगा कि हमें आप बड़े प्यारे हैं, लेकिन आप ये जो कुछ कर रहे हैं इस पर हम बड़ा शदीद नाराज हैं, इसलिए अब हम आपका समाजी बायकॉट कर रहे हैं। अगला पॉइंट, फ्लैश प्रोटेस्ट। पहले भी होते हैं, ये पीटीआई करती रही है फ्लैश प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा अनाउंस करने की जरूरत नहीं, लेकिन एमपीएस, एमएनएस अपने इलाकों में
फ्लैश प्रोटेस्ट करें। मसलन अगर किसी सिग्नल के ऊपर 10 गाड़ियां ले जाएं लोग और उन 10 गाड़ियों को वहां रोक दें तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर वहां से चले भी जाएं तो आधा पौना घंटा वहां पर प्रोटेस्ट हो सकता है। तो फ्लैश प्रोटेस्ट ये इसलिए इस तरह की सजेशंस हैं कि कहा जाता है कि लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, तो उनको बचने के लिए इस तरह के उन्होंने बहुत सारे और भी मंसूबे या प्लान जो है इसमें शामिल किए। फिर उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसको जैसे पहले भी वो बड़े मजबूत तरीके से काम कर रहा है, उसको मजीद वाइब्रेंट करना, मजीद उसके अंदर देखना कि कौन कौन से एरियाज हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमसे रिलेटेड है, हम इस पर करते रहते हैं काम और आइंदा भी हम इंशाल्लाह इस पर करते रहेंगे। फिर उनका यह कि पीटीआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो जेल वर्कर्स की जो प्लाइट है उसको, जो उनकी जेल वर्कर्स की जो महरूमियां हैं, जो उन पर जुल्म हुआ है, जो जेल के अंदर उन पर जुल्म हुआ है, जेल से आने के बाद जो उनके हालात हैं उसको वो हाईलाइट करें, उनके घरों में जाएं, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उनकी जो स्टोरीज हैं, जो उनकी दुख की दर्द की स्टोरीज हैं वो आम आवाम तक और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक लेके आएं, ताकि दुनिया को पता चले कि इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया। अगला उनका मशवरा यह है कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ लगातार इंगेजमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की पाकिस्तान के अंदर, और उनकी ब्रीफिंग के बार बार इंतजाम करने चाहिए। भले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें लेकिन उनके साथ नशिस्तें होनी चाहिए, उनके साथ बैकग्राउंड टॉक्स होनी चाहिए, उन्हें बुला के ब्रीफिंग जरूर देनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया को पता चले कि वहां पर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि बाइकआउट करें मेन स्ट्रीम मीडिया को जब तक वो इमरान खान का बाइकआउट खत्म नहीं करते, जब तक ये बानी वगैरह का ये नाम लेते हैं इस तरह के कि बानी और फलां, जब तक इमरान खान का नाम लेने की इजाजत नहीं, उन टॉक शोज पर जाकर मत बैठे जो नाम नहीं ले सकता। आपके बगैर टॉक शो कर सकते हैं तो कर लें, कभी भी नहीं कर सकेंगे। एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद उन्हें आपकी जरूरत होगी, क्योंकि लोग, अगर आप इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को माइनस कर देंगे किसी डिस्कशन में से तो लोग उस डिस्कशन को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जब आप जाकर बैठते हैं और इस पर राजी हो जाते हैं कि वो बानी 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 कहें, तो आप एक किस्म की उनके पूरे प्लान को लेजिटिमेसी दे देते हैं या कम से कम ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इसलिए इसको बाइकआउट करें जब तक इमरान खान के नाम की वो परमिशन ना दें। फिर जो लॉबी करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डोसियर्स दें, हमने दिए भी हैं, हमें भी मजीद काम करने की इस पर जरूरत है, करेंगे, पहले भी कर रहे थे, मजीद भी कर रहे हैं, और डोसियर बिल्कुल बना हुआ है, एक बहुत ही जामे किस्म का डोसियर बना हुआ है जो पहले भी हमने प्रोवाइड किया है, आगे भी उसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लिंक लोकल इश्यूज टू नेशनल डिमांड्स फॉर सिनर्जी। एक जो नेशनल डिमांड है वो तो रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके साथ साथ मैंडेट, उसके साथ साथ अदालती इंसाफ, ये तो नेशनल डिमांड है, ह्यूमन राइट्स भी हो गए। लेकिन ये जो किसानों के साथ हो रहा है गंदम के इशू के ऊपर, जो नर्सेज के साथ हुआ पहले, टीचर्स के साथ आजकल हो रहा है, हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर्स के साथ हो रहा है, ये जो लेबर के साथ हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है, ये जो बलोच मिसिंग पर्सन का इशू है, ऐसे जो रीजनल इशूज हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ जाकर एंगेज करे ताकि उनको लाए लार्जर इश्यूज में, फिर वो आपको सपोर्ट करे ताकि एक सिनर्जी क्रिएट हो, एक मोमेंटम हो, एक व्हील जो है वो घूमना शुरू हो और प्रेशर बिल्ड हो सके। उसके बाद पीटीआई एमएनएज एमपीएज मस्ट होल्ड मॉक असेंबलीज। जैसे हमने पहले भी कहा था, याद होगा आपको कि जो पंजाब असेंबली है उसमें से अगर हमारे 26 एमपीएस को हटा दिया तो वो बाहर असेंबली लगाना शुरू कर दें। अभी अहमद खान बच्चर साहब को हटा दिया, लेकिन अगर हमारे एमपीएस ये फैसला करें कि वो आज भी हमारे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं क्योंकि उन्हें जाली तरीके से हटाया गया, और ये करना चाहिए पंजाब के एमपीएस को। मुझे वैसे नापसंद बहुत करते हैं हमारे दोस्त पंजाब के एमपीएस, कहते हैं मैं तनकीद करता हूँ, और बल्कि हालांकि मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा, ये भी कह देते हैं कई दफ़ा गुस्से में कि मैंने गद्दार कह दिया। नहीं, मैं आपको गद्दार नहीं कहता, लेकिन आपकी जो प्रोटेस्ट करने की जो हिकमत अमली है उससे मैं अग्री नहीं करता, और ऐसे ही मैं नेशनल असेंबली के बारे में भी यही बात करता हूं, वहां भी मैं अग्री नहीं करता। तो अब अहमद खान बच्चर साहब बली चढ़े हैं, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी है, तो क्यों नहीं आप मॉक असेंबली करते और अहमद खान बच्चर ही आपके हिज़्ब इख्तलाफ रहे, और असेंबली के बाहर मॉक मीन आप अपनी असेंबली लगाएं, वहां पर कम से कम प्रेस में उसकी रोज कवरेज होगी, कोई ना कोई नया इशू, कभी किसानों को बुला लें, कभी किसी और को बुला लें, वहां लोगों को बुलाइए जिनके इशूज हैं, उनको उसी असेंबली के अंदर तकरीर करने दीजिए जो आप असेंबली के बाहर लगाएं। उसके बाद आप लीगल सिस्टम को चोक करें, लीगल सिस्टम के अंदर आप वकला को तैयार करके लातादाद पिटिशंस डालें, आप इतनी दरखास्तें डालें कि लातादाद दरखास्तें हो, ताकि लीगल सिस्टम आपकी एक दरखास्त को इग्नोर करे तो दूसरी पड़ी हो, दूसरी को करे तो तीसरी पड़ी हो। मीन आप लीगल सिस्टम को चोक कीजिए, इनको फिर उसका वजन उठाना पड़े उस सारे काम का। उसके बाद मस्जिदों को जब प्रेयर्स पर जाते हैं वहां आपके वफ्द जाने चाहिए, जैसे तबलीगी जमातें जाती हैं, और जो इंसानी हकूक की पामाली हुई है, जो खवातीन के साथ ज्यादती हुई है, जो इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है, जो इस वक्त गरीब के साथ ज्यादती हो रही, उसकी बात जरूर वहां पर करें। और मसाजिद से जो हक पर खड़े होने की बात है और उसके साथ साथ जो बात है इंसाफ की, उसकी वहां पर भी, मस्जिद के अंदर नहीं करने देते तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों को एंगेज कीजिए। तो मसाजिद एक इंसाफ की डिमांड के लिए बहुत उम्दा इंस्टीट्यूशन हो सकता है। फिर नेम एंड शेम जो रजीम के फंक्शनरीज हैं
उनको नेम एंड शेम करें और उसके लिए एक वेबसाइट मुरतब करें जिसके ऊपर तमाम लोग नीचे से ऊपर तक जिन जिन ने अपना गंदा किरदार अदा किया है उनके तमाम जो जो उनके कारनामे हैं वो भी मौजूद हों, उनकी तस्वीर मौजूद हों और उनका ओहदा मौजूद हो और पता हो कि उन्हें नेम और शेम क्यों किया जा रहा है, ये भी करना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज ऐसे यादगारी दिन मीन किसी ना किसी हवाले से जो यादगारी दिन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिले शाह की शहादत का एक दिन है तो उस दिन भरपूर एहतजाज किया जाए। उसके बाद अरशद शरीफ की शहादत का दिन है तो भरपूर एहतजाज उस यादगारी दिन पर किया जाए। उसके बाद अगर किसी को भी आजम खान सवाती को जिस दिन उठाया था वो भरपूर यादगारी दिन हो। शहबाज गिल को जिस दिन उठाया था, जिस दिन उस्मान डार का इंटरव्यू आया था, जिस दिन सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आया था, जिस दिन मीन हर एक चीज का यादगारी दिन बनाया जाए और उस दिन उस यादगारी दिन के एतबार से कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो तरतीब दी जाए ताकि दोबारा से पहिया घूमता रहे। उसके बाद सोशल मीडिया के ऐसे लोग जिनको उठा लिया गया, जैसे अभी हमारे सोशल मीडिया के 2 लोगों को यूएई में अरब अमारात के अंदर उठाया हुआ है और उनको शायद 7 से 8 महीने से उठाकर वहां जेल में रखा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई है। उनको चैंपियन करें, उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट दें, उनके घरों पर जाएं, उनके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करें, उनके खानदानों का शुक्रिया अदा करें जिसमें से वो गो थ्रू हुए हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया को भी हम शाबाश भी दें और उनके साथ भी खड़े हों। आखिर पर जो हमारे जेलों से निकले हुए या प्रोटेस्ट या किसी भी तरह से हमारे अफेक्टेड वर्कर्स हैं उनके लिए फंडिंग इकट्ठी की जाए और उनको सपोर्ट की जाए। पार्टी कर भी रही है, अमेरिका से भी हुआ है, बाकी जगहों से भी ये हुआ है, कर भी रही है, मजीद करना चाहिए और वो होता हुआ लोगों को नजर भी आना चाहिए ताकि अवाम को यह एहसास हो कि ये पार्टी अपने वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ती। ये चंद चीदा पॉइंट्स थे और भी इस प्लान के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं और ये एक बड़ी मजबूत फाइल है जो बनाकर दी थी। जैसा मैंने आपको कहा आपके सामने इसलिए रखी है कि अभी 5 अगस्त है, देखते हैं ये एहतजाज कैसा होता है, कितने दिन तक जारी रहता है या इसे एक ही दिन पर इसे सिर्फ और सिर्फ खत्म कर दिया जाता है। बहरहाल जो भी होता है उसके बाद भी एहतजाज करने होंगे, उसके बाद भी इस तहरीक को चलते रखना होगा। तो उसके लिए ये एक मजबूत प्लान है जो मेरी ड्यूटी लगी थी कि उसको पेश करूं, पहले कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में, अब पब्लिक एट लार्ज, और मैं आज उसे आपके सामने रख रहा हूं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, आपको पता है कि आजकल यौम आज़ादी की आमद है, जश्न आज़ादी भी कहते हैं हम इसको, और आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को और 10 दिन रह गए उसमें, लेकिन 10 दिन पहले ही कायदे आजम अल्लामा इकबाल दोनों को गायब कर दिया है। जी हाँ, और उस पर आ गया है शरीफ खानदान और उनके खानदान के बाकी लोग। आप ये 2-3 तस्वीर देख लीजिए, ये जश्न आज़ादी की मुबारकबाद है। इस पर नवाज शरीफ भी हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज भी हैं और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी हैं। बाकी कायदे आजम भी शायद वो भी तेल निकालने चले गए होंगे माजरत के साथ, आजकल आपको पता है तेल निकाला जा रहा है, तो या फिर वो तेल खरीदने चले गए होंगे कहीं पर माजरत के साथ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी वहां से फारिग कर दिया गया। उन्हें कहा हो गया कि आप शायरी वायरी करें, आपका यहाँ क्या काम है, आप लीडर थोड़ी हैं, आप शायरी करें बैठ के, आपका यहाँ क्या काम है, ये काम हम बहुत अच्छा कर लेंगे, बाप बेटी और बाकी सारी हमारी टीम जो है। तो ये मामला है कि जो मैंने आपको कहा था ना कि इनका बस चले तो ये नोटों पर भी अपनी तस्वीरें चढ़वा दें। अभी इनका बस नहीं चलता, लेकिन कोई शक नहीं कि ये हो सकता है किसी दिन कोई छोटा नोट निकाल दें वाकई, जिसके ऊपर या इनकी अपनी तस्वीर हो या फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर हो, कोई इनसे बईद नहीं। बहरहाल जो 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकारीब और उनका जो इस वक्त मटीरियल है उस पर से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर है वो गायब कर दी गई हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर जहांगीर जुदून है। ये एडवोकेट जनरल रहे हैं इस्लामाबाद के। जी हाँ, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ ये था कि एक ऐसा आईनी बेंच या अदालत कायम की जा सके जिसे कंट्रोल किया जा सके। जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा दी उसी जज बशीर ने इमरान खान को भी सजा दी। कहना वो ये चाह रहे हैं कि जज साहब जो थे ये जनरल साहबान के जज थे, पहले नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इन्हें इमरान खान के खिलाफ। जो प्रोसिक्यूटर नवाज शरीफ के खिलाफ थे वही आज इमरान खान के खिलाफ है। जो भी चीफ जस्टिस प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहा है उसने उस मुल्क की तबाही की है, ये तबाही अभी भी हो रही है और मजीद होगी। जहांगीर जुदून इस्लामाबाद में ये मुस्लिम लीग नवाज के उहदेदार भी रहे हैं और ये उनके एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन की मेरे कत्ल के बाद तौबा, मुझे शेर पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन असल बात यही है कि मेरे कत्ल के बाद तौबा की है। तो इस पर क्या कहा जाए, क्योंकि जहांगीर जुदून साहब जो हैं ये उस वक्त एडवोकेट जनरल थे जब मैं बगावत और गद्दारी के केस में मुझे उठाया हुआ था। ये अदालत आते थे तो मैं इनके चेहरे की तरफ गौर से देखता था, क्योंकि ये जब अदालत में जब मेरे पर शदीद तरीन तशद्दुद हो रहा होता था तो ये इंतहाई बेरहमी से, बेशर्मी से मेरे पहलू में खड़े होकर कहते थे कि इसको तुम दें और इसका जो है वो रिमांड भी दें, और ये झूठ बोल रहा है, इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और तमाम चीज़ों को जुटलाते थे। आज जो इन्हें इनकलाबी किस्म का बुखार चढ़ रहा है और इनको लग रहा है कि जिन जजेस, और ठीक चल रहा है, बात तो इनकी अभी ठीक है, लेकिन शायद अब ओहदे पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन्हें हटा दिया गया था या वाकई इनके ज़मीर ने बाद में अंगड़ाई दी थी, लेकिन कम अज़ कम जब ये मेरे केस में वहाँ पर आते थे तो मैंने इनमें यजीदियत ही देखी थी।
मैंने इनके अंदर ना इंसानियत देखी थी। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे वकला थे जो मुखालिफ पार्टी के थे, लेकिन उनकी आंखों में हया होती थी, उनको पता होता था कि मैं किन हालात में से गुजर रहा हूं। वो ठीक है, अपनी बात तो वो करते थे जो उन्होंने करनी होती थी, लेकिन उनके अंदर सफाकी नहीं थी। ये जो जहांगीर जदून थे, इनके अंदर मुकम्मल सफाकी थी। ये मुकम्मल तौर पर वो कार्रवाई करना चाहते थे जो पीछे से इन्हें चाबी दी हुई थी, कोई जमीर कोई चीज। और मुझे कुछ लोग याद हैं जिनके अंदर इंसानियत थी, वो अपना काम करते थे, लेकिन उनकी आंखें शर्मिंदा होती थी। उन्हें पता था कि ये बंदा कस्टोडियल टॉर्चर का शिकार है और हम इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर इस वक्त मुकदमा लड़ रहे हैं। ये भाई साहब बिल्कुल शर्म प्रूफ थे और दबाकर काम कर रहे थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से ये भी इनकलाबी बने हुए हैं। लग यही रहा है कि इन्हें कुछ खास दिया नहीं हिस्सा बकदरे जुस्सा, वरना अगर इनके अंदर वाकई कोई थोड़ी बहुत भी इनकलाबी तबीयत होती तो वो उस टाइम नजर आती, क्योंकि उस वक्त मैं जाहिर है सीधा सीधा फौज ने मुझे उठाया हुआ था, किसी और ने तो जाहिर है मुझे अगवा नहीं करना था, ISI या MI ने किया हुआ था, और वो सब कुछ इनके सामने हो रहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ इस बात पर एतराज है कि इमरान खान मौजूदा सेटअप को चलने दें। अगर वो चलने दें तो इन्हें कोई मसला नहीं, खामोशी से बैठ जाएं तो फील्ड मार्शल की तरफ से रिलैक्सेशन आ सकती है। सुहेल बड़ाइच अपने मुंह से मान रहे हैं, जो कि आपको पता है कि मोहसिन नकवी के बिल्कुल आप ये कहें कि दस्ते रास्त हैं और बहुत ही करीबी उनका रिलेशनशिप है। वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल को इमरान खान से और कोई वो सब जो बातें थी ना कि वो करप्शन थी, करप्शन की फाइल थी, बुशरा बीबी की फाइल थी, वो ये सब झुटला रहे हैं। ये सब कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी एक डिमांड है कि मौजूदा सिस्टम को चलने दें। ये जो चोरी चकारी और फ्रॉड से सारा सिस्टम बनाया गया है, इसको चलने दें, इमरान खान खामोश रहें और इस सिस्टम को चलने दें तो फील्ड मार्शल उन्हें रिलैक्स कर देंगे। वही बात है कि उन्हें बनी गाला भेज देंगे और दूसरी चीजें। तो इससे यह तय हुआ कि फील्ड मार्शल साहब को और कोई मसला नहीं, सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए, अपने इक्तदार की तवालत चाहिए और मौजूदा सिस्टम को उन्होंने हर सूरत चलाना है। ये एडमिशन सुहेल बुड़ाइच टेलीविजन पर आकर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। आगे वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के इर्द गिर्द बहुत खुशामदी हैं, जो भी मिलता है तारीफों के पुल बांध देता है। ताजर कहते हैं आप जैसा कोई है नहीं, सियासतदान भी यही कहते हैं, मेरे जैसे सहाफी भी मुंह पर खूब खुशामद करते हैं। जब इन्होंने मुंह कहा तो मुझे समझ नहीं आई कि मुंह से खुशामद करते हैं या क्या। अच्छा, तो आप ही मसीहा है और बहुत से प्रपोजल भी देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आपने वो देखा था बॉल्स वाला जो मुजस्मा लगा था, वो भी इसी काम के लिए लगाया गया था वहां पर इस्लामाबाद के अंदर। तो ये तो सुहेल बड़ाइच साहब ठीक कह रहे हैं कि जो चापलूसी है, और फिर यूजुअली क्योंकि एक्सपोजर नहीं था उनका, वो ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल तो रहे, DG ISI भी रहे, लेकिन किसी अवामी ओहदे पर तो नहीं रहे ना। वहां बड़ा लिमिटेड एक्सपोजर होता है, फोर्सेस के लोगों के साथ ही ज्यादा होता है। तो जिस तरह की उन्हें अब पजीराई मिलती है बिजनेसमैनों की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से, अभी वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो दोस्त थे उन्होंने तो चुक ही दिया था सब कुछ ही, नखरे छोड़ के पता नहीं क्या कुछ उठा दिया था उन्होंने। तो जिन्होंने कहा था सदियों बाद ऐसी मुलाकात होती, याद होगा आपको। तो ऐसे हालात में फील्ड मार्शल साहब फिर वाकई चुके जाते हैं और उनको भी समझ नहीं आती कि कितना उठा दिया जाता उन्हें। तो ये सुहेल बड़ाइच दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुहेल बड़ाइच खुद भी इसके अंदर यही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुहेल बड़ाइच खुद इस काम में से बाहर है। ये अगली खबर आपको दे दें चलते चलते, फिर इजाजत लेनी है। ये जरा एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब को स्क्रीन पर ले आए, क्योंकि खबर ऐसी है उनके बगैर ये हो नहीं सकेगी। और दूसरी तरफ वो जो यादगार थी इस्लामाबाद वाली, उसको भी जरा स्क्रीन पर ले आए। ये मैं एडिटर से कह रहा हूं, अपने अपने जो एडिट करते हैं उनसे, क्योंकि ये खबर उसके बगैर नहीं होगी। अब जरा आपने जुमला सुनना है, ये मरीम नवाज और जो ईरानी सदर की मुलाकात हुई है उसके ऊपर ये जुमले हैं दो, ये जरा सुन लीजिएगा। उसमें मरीम नवाज भी थी और साले जाफर साहब माशाल्लाह, बहुत इनके पास भी बहुत ही फनकारी है ये चुकने की, नखरे चुकने की। इन्होंने कहा कि उभरते हुए आलमी मंजरनामे पर मरियम नवाज की दूर अंदेशाना गुफ्तगू, लफ्ज तो डाले उन्होंने, बनता तो है, इनको कुछ ना कुछ देना तो बनता है साले जाफर साहब को जितना उन्होंने कहा जी। जो दूर अंदेशाना गुफ्तगू थी उसको ईरानी सदर ने बहुत सराहा और उन्होंने हदिया तबर्रक के तौर पर उनकी बहुत, उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो शऊर है, जो आपके अंदर पुख्तगी है, जो आप पता नहीं क्या कुछ क्या क्या खुशामदी लफ्ज थे साले जाफर साहब ने लिखे कि ईरानी सदर को वो लफ्ज आते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में, या उनको पता भी नहीं होगा उर्दू के उन लफ्जों का, लेकिन उन्होंने लिख मारे कि ईरानी सदर ने जो है वो ये कुछ, जाहिर है वो तो अंग्रेजी में या पर्शियन में कहेंगे, लेकिन बार उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने मरियम को ये सब कुछ कहना, लेकिन साले जाफर साहब ने वो सब कुछ बोल दिया, वो सारा धमाका कर दिया कि मरियम साहबा जो है अब इनको कुछ दे देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ी ज्यादती है। आखिर पर चलते चलते जज साहबान जो कभी अदलिया पर कब्जे की मुखालफत करते थे, बदकिस्मती से अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं। यह मुश्किल वक्त है जिसका खात्मा नजर नहीं आ रहा और जो नुकसान हो चुका उसे भरने और दुरुस्त करने में दहाइयां लगेंगी। ये पाकिस्तान का जो एक ही इस वक्त मोतबर इंग्लिश जितना की मोतबर है छोटा मोटा डॉन न्यूज़पेपर जो है वो ये लिख रहा है कि पाकिस्तान के जजेस सरेंडर कर चुके हैं और जितनी तबाही फील्ड मार्शल साहब ने कर दी है उसको अब आज भी अगर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं तो कई साल या दहाइयां लग जाएंगी उसको ठीक करने में। पाकिस्तान की मुकम्मल अदलिया के सिस्टम की तबाही कर दी है। ये डॉन का एडिटोरियल है। चलने से पहले आपको याद करवाना है कि 5 अगस्त बरोज मंगल शाम 6 बजे
वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने हम एक एहतजाज कर रहे हैं। मैं भी वहां पर हाजिर हूंगा। आप सब भी तशरीफ लाइए जरूर। 5 अगस्त मंगल शाम 6 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने वॉशिंगटन डीसी में। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।